A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने आप लोगों को टेस्ट की टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 45 या 50 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा। और अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए मैं आपको अलग से टाइम दूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट के कुछ रूल्स बता देता हूं। इन रूल्स को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर केवल एक बार ही करना है। ध्यान रखिएगा, अगर एक बार से ज्यादा किसी क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे तो मैं आपके आंसर को चेक नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि एक बार क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं और उनका आंसर क्या होता है, गलत होता है। लेकिन जब मैं आंसर बता देता हूं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आंसर को चेंज कर देते हैं और सही वाला आंसर बताने लगते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। एक बार आंसर कीजिएगा सोच समझ के, उसके बाद आप अपना आंसर चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आंसर चेंज करेंगे तो मैं आपके आंसर को गलत ही मानूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि टेस्ट स्टार्ट हो जाने के बाद आप यहां पे मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं देखता हूं टेस्ट के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी तक आपने कितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, हमें कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो टेस्ट के समय आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के समय आपको केवल टेस्ट पे फोकस करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सभी रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसी के अनुसार आपको यहाँ पे अपना टेस्ट देना है। तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट और 45 सेकंड का समय देता हूं। इतने समय के अंदर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है और जिस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है ये वो चैप्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का आंसर मत कीजिएगा। अपना पूरा टाइम लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिना सॉल्व किए आंसर मत बताइएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक बार ही आपको अपना आंसर करना है, दोबारा आप कर नहीं सकते। और एक बार आंसर करने के बाद आप अपना ऑप्शन चेंज कर नहीं सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोच समझ के पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या क्या चीजें पता है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपना आंसर बताइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो वहां पे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आपकी दी गई हैं, नंबर्स जो दिए गए हैं, इनको चेंज कर दिया जाएगा। तो वहां पे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहां भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे रहेंगे, सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी होगी तो एंट्रेंस एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने आपको सॉल्व कराया है। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और डिटेल में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। डिटेल में इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहां पे नए होंगे, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन मैं डिटेल में भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन
को सॉल्व कर लिया है और अपना आंसर भी कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिटेल में सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन में हमें देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि क्या क्या चीजें हमें पता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है। देखिए पिंड का द्रव्यमान m की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, m की वैल्यू हमें यहाँ पे 25 kg ये दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद बल यानी F फोर्स की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, क्योंकि 200 न्यूटन का बल लगा है तो F की वैल्यू 200 न्यूटन ये हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में देखिए लिखा है तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। देखिए S की वैल्यू हमें यहाँ पे 64 मीटर ये दी गई है और हमसे पूछा गया समय लगेगा, यानी T की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है F = ma, ये आप सबको पता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अब हम इसी की हेल्प से यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू को, एक्सीलरेशन यानी त्वरण की वैल्यू को निकालेंगे। जब तक a की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक ये क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा। तो F = ma होता है, या फिर हम इसको लिख सकते a = F/m, इसी के हेल्प से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। F = ma होता है या फिर a = F/m। अब देखिए इसी के हेल्प से हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे। a = F/m होता है तो F की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 200 न्यूटन, और m की वैल्यू हमें 25 किलोग्राम 25 kg ये दी गई है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा। 25 × 25 और 25 8 200 होता है। a की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, a की वैल्यू हमारी निकल गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही तो आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू, ये a की वैल्यू हमारी निकल गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब ये हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर देते हैं। ऊपर वाला पार्ट मैं यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए। 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। समय हमें निकालना है। अब यहाँ पे विरामावस्था की बात हो रही है, इसका मतलब जो पिंड का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u = यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पिंड का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u = 0। अब 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे विरामावस्था की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है ना, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में इस पिंड को समय लगेगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u = यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है, पिंड की। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है, u की वैल्यू 0 दी हुई है, s की वैल्यू 64 दी है, a की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन हम क्या यूज करेंगे, s = ut प्लस हाफ AT²। इसी इक्वेशन का यूज करके अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमें क्या क्या वैल्यू पता है, s की वैल्यू 64 मीटर ये हमें यहाँ पे पता है, u यानी प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, ये हमें पता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सीलरेशन a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमें यहाँ पे पता है। और हमें t की वैल्यू को निकालना है। देखिए s, u और a इतनी वैल्यूज पता, t की वैल्यू को निकालना है तो यही इक्वेशन यूज होगा, s = ut प्लस हाफ AT²। अब देखिए s की जगह हम क्या रखेंगे, 64। s की वैल्यू हमें 64 दी गई है, 64 मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। रुकिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं। s की जगह मैं रखूंगा 64, ठीक है, = ut है। तो देखिए u की वैल्यू आपकी क्या है, 0, और t इंटू टी करेंगे, 0 × t मतलब 0 ही आपको मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ut की जगह हमारा 0 हो जाएगा प्लस हाफ, ये तो ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 8 यानी 8 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और इंटू t², इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 1 = 2 और ये 2 4 = 8 आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 64 = अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 0 है और ये प्लस
1 है, ठीक है। 0 + 1 करेंगे 1 ही है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 4 और यहाँ पे टी स्क्वायर, ये आपका बचा हुआ है ना, ये 4 और ये आपका टी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 64 = 4t स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। या फिर आगे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे देखिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, t स्क्वायर = 64 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, 2 इधर जाएगा 24, नहीं 4 6 जा 24, यानी t स्क्वायर = यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 16 मिला है, तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 ही तो होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर ही आपका 16 होता है, तो t = 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। 4 सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय पूछा गया है, तो 4 सेकंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया गया है 4 सेकंड, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में आपको बताया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, पुराने स्टूडेंट्स उन्होंने तो जो मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी पर चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी पर चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर होगा। ऑप्शन ए दिया है अनंत, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे था कि एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, तो वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर। तो देखिए जब कोई वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी पर चलकर रुक जाती है तो वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर जो होता है वो 0 होता है, यानी 0 होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे टेस्ट में ही पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, अपना आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए जब मैं क्लास लेता हूं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चंस बहुत इजी है, बड़े आसानी से मैं कर पा रहा हूं। अब जब आज टेस्ट यहाँ पे हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। जो क्लास में बोलते हैं क्वेश्चन इजी है और जब टेस्ट होता है तो टेस्ट देने ही नहीं आते हैं, तो आज वो स्टूडेंट यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैं सोच रहा था जिस दिन टेस्ट लूंगा उस दिन देखूंगा कि वो स्टूडेंट टेस्ट देने आते हैं कि नहीं आते। कोई भी नहीं आया है। जितने स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चंस इजी लगते हैं आज यहाँ पे टेस्ट में कोई भी नहीं है, सब मतलब टेस्ट देने ही नहीं आए हैं। जब टेस्ट होता है तो वहां पे टेस्ट नहीं देते हैं और जब क्लास होती तो वहां पे क्वेश्चन इजी लगते हैं। क्यों इजी लगते हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए बोलने में क्या जाता है, क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूं, डिटेल में आपको सॉल्व करवाता हूं, वहां पे बोलने में कोई हर्ज नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट कह देगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो बोलता है, कोई उनसे पूछने थोड़ी ना जाता है कि आपको क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है तो उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं होती कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो मैं वैसे ही कर लूंगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है जिनको सभी क्वेश्चन इजी लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया, अपना आंसर भी कर लिया। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड यानी ऑप्शन सी यानी ZnO, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, यह किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, केवल आप बुक पढ़ के अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, क्योंकि कुछ
क्वेश्चंस आपके बुक के बाहर से भी पूछे आते हैं तो वो भी क्वेश्चन आपको पढ़ने ही होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यहां पे आपको SI मात्रक यानी SI यूनिट आपको यहां पे बतानी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे था कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे, क्योंकि ऑप्शन में आपका ओम मीटर दिया नहीं था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिनको सभी क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, वही लोग इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। उनको अपने घर पे, जब वो घर पे सवाल लगाते हैं या फिर किसी से पढ़ते हैं, वहां पे सब क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और जब पेपर देने जाते हैं, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे कुछ समझ में ही नहीं आता, कहते हैं ये क्वेश्चन कहां से आ गया। और फिर जब पेपर देकर लौटते हैं तो उनकी शक्ल देखने लायक होती है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। मैं आपको बता दूं, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं रखना चाहिए। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अगर आपको आता है तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैं देखता हूं कमेंट आता है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम पेपर में आग लगा देंगे, कुछ बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ता है उसे डायलॉग मारने की जरूरत नहीं होती है। आप पेपर में आग लगाने के लिए जाते हैं, ये भी कोई बोलने वाली चीज है कि हम पेपर में आग लगा देंगे? या फिर कोई बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे पेपर में आप तोड़ने और छोड़ने जाते, ये सब करने जाते, ये सब नहीं करने जाते। तो ये सब डायलॉग मारने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब डायलॉग मारने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बोलिए कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बोलिए, इस पर फोकस कीजिए। पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये सब जो डायलॉग लिखते रहते कमेंट बॉक्स में आकर, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये डायलॉग दिन भर बोलिए, पेपर देने जाइएगा वहां भी बोलिएगा, और वहां से लौट के आइएगा फिर भी बोलिएगा, तब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो इन सब से कुछ नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स ये सब लिखते हैं, मुझे देखकर हंसी आती है, अब क्या कर सकते हैं, लिखते हैं तो लिखते हैं, मैं उनको रोक थोड़ी ना पाऊंगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सार्थक अंक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में सॉल्व कराए हैं। 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपना करेक्ट आंसर बताइए। 1 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम मैं आपको देता हूं, इसी समय के अंदर आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और जो फालतू के डायलॉग्स आप लोग लिखते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में यही लिखते रहते, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, कहते कि पेपर में आग लगा देंगे, या फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे। ये सब क्या होता है? ये सब बोलने वाली चीज होती है, नहीं होती है। ये बोलिए कि हाँ हम पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ये बातें अच्छी लगती है। और ये सब चीजें जो डायलॉग बाजी करते, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दिन भर आप कहीं भी लिखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक पढ़ेंगे नहीं। देखिए पेपर में आप क्या करने जाते, पेपर में आप पेपर देने जाते, क्वेश्चन का सलूशन करने जाते। क्वेश्चन आपको आता है तो आप लगा पाते, नहीं आता तो छोड़ के आते हैं, या फिर आप वहां पे आग लगाने जाते या फिर गर्दा उड़ाने जाते। ये सब करने, ये सबसे कुछ फायदा नहीं है। ये सब देखिए, ये सब कमेंट
वही स्टूडेंट करते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं करते। उनका पढ़ाई पर फोकस नहीं होता, वो सब डायलॉग ही मारते रहते। तो ये सब मत किया कीजिए, पढ़ाई पर फोकस किया कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आया था, तभी मैं आज की वीडियो में यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, एक यही बात ध्यान रखिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, यानी घन की भुजा हमें कितनी दी गई है 1.3 सेंटीमीटर। घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में क्या होगा? देखिए घन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है, क्योंकि घन की भुजा हमें कितनी दी गई है 1.3 सेंटीमीटर दी गई है। तो 1.3 का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, क्योंकि घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा गया है। और अगर आप 1.3 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2.197 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए घन की भुजा में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1.3 सेंटीमीटर, ये हमें घन की भुजा दी गई है। घन की भुजा में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? कितने सार्थक अंक है? केवल 2 सार्थक अंक है। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे आयतन निकाला है, इसमें हम केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 2.1 तक ही लेंगे, 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। देखिए सॉल्व करने पर हमें 2.197 सेंटीमीटर क्यूब मिला है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में देखिए जब घन की भुजा में जो 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है उसमें 2 ही सार्थक अंक हैं, तो हमें यहां पे जो घन का आयतन हम निकालेंगे, क्योंकि पूछा गया घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में, शुद्ध सार्थक अंकों में इसीलिए लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध सार्थक अंकों में जब हम लेंगे तो घन के आयतन में केवल हम यहाँ पे 2 सार्थक अंक लेंगे, क्योंकि घन की भुजा में ही 2 सार्थक अंक हैं। तो 2.1 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी में 2.197 सेंटीमीटर क्यूब भी दिया गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे फोकस कीजिए जो शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 टोटली कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको 7 से 8 बार करवाया हुआ है। चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, टेस्ट में ही मैंने आपसे कई बार पूछा हुआ है। टेस्ट वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, करीब 46 प्लस वीडियोस टेस्ट की पड़ी हुई है, उसी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, ऑप्शन ए दिया है नियत वेग से नीचे आती है, ऑप्शन बी ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऑप्शन सी नीचे की ओर त्वरित होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 30 सेकंड का समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ना, ये क्वेश्चन आपको कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको आपकी बुक के क्वेश्चन तो करवाता हूं, प्लस जो बुक के बाहर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। यही नहीं किसी बुक के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, क्योंकि आप टोटली बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बुक से ही सभी क्वेश्चन आपके नहीं आते। कुछ क्वेश्चन बुक के बाहर से आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द सिलेबस भी आते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं होते लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपका आता है। ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो 100 में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं होते, फिर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि मेरे सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, आपको वो करना ही करना पड़ता है। और कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के बाहर के होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऊपर की ओर त्वरित होती है। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है या ए त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होती है, तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से
अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये लिफ्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, चैप्टर मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया है, विद फॉर्मूला मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। लिफ्ट वाला जाके पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की 2021 वाली, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, चेक कर लीजिएगा, उसी चैप्टर में जाइएगा, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे अपना आंसर बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, CH3COOH। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। किस नाम से? एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल या फिर आप इसे एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सिरके का मुख्य अवयव भी होता है, ठीक है। ये मुख्य अवयव होता है सिरके का। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर चेक कीजिएगा, वहां पे आपसे गलत मिलान वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे सिरके का फॉर्मूला, ठीक है, सिरके का फॉर्मूला आपका यही लिखा हुआ था, CH3COOH। अगर आपसे सिरके का फॉर्मूला पूछा जाए तो देखिए सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड होता है, तो इसीलिए सिरके के फॉर्मूले को हम CH3COOH ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया ना कि सिरके का मुख्य अवयव होता है ये एसिटिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये यहाँ पे खनिज अम्ल नहीं है, जो एसिटिक एसिड है ये खनिज अम्ल नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी ऑल्टीमीटर, ऑप्शन सी लक्स मीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपने देख लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है और टेस्ट में भी मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी लक्स मीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसे प्रकाश मीटर या फिर प्रकाश मापी भी बोल सकते हैं। देखिए लेकिन आपको ऑप्शन में लक्स मीटर ही लिखा हुआ मिलेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए लक्स मीटर लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रकाश मापी या फिर प्रकाश मीटर लिखा होता तो तुरंत आप बता देते कि हाँ प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रकाश मीटर या फिर प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है। अगर लक्स मीटर लिखा होगा तब आप एक बार सोचेंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है और एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोयले का जलना, दूध से दही का बनना और लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े रहे होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है चांदी, ऑप्शन बी पारद, ऑप्शन सी स्वर्ण और ऑप्शन डी दिया गया है टंगस्टन। ये आपका यहाँ पे दिया गया, आपको बताना है कि सबसे कम किसका होता है गलनांक, यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कुल मिला के याद करना होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पारद। इसका गलनांक सबसे कम होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ये पारद क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं पारा या फिर मरकरी, ठीक है, इसी को हम पारद के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्यों लिखा हुआ है? आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पारद लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ये पारद क्या होता है। पारद मतलब पारा या जिसे आप मरकरी बोलते हैं उसी को हम पारद बोलते हैं। तो देखिए जो पारा होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा ये क्वेश्चन, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन में जो पारा होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है, शायद माइनस में इसका गलनांक होता है, ठीक है, माइनस में इसका गलनांक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा चांदी, स्वर्ण और टंगस्टन इन सब का जो गलनांक होता है ज्यादा होता है, लेकिन पारद का कम होता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना होगा। और अगर आप सबका गलनांक चेक करेंगे, जैसे चांदी का चेक करेंगे, पारद का, स्वर्ण का, टंगस्टन का, हर जगह आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, हर जगह आपको गलनांक अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इससे अच्छा आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी पारद होगा, यानी पारा या जिसे आप मरकरी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी परावैद्युतांक और ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन बंध और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। यहां तक टोटल 11 क्वेश्चन तक अभी मैंने आपसे पूछा, इससे पहले मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछा और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसके 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट हों, सभी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके 10 में से 10 क्वेश्चन करेक्ट हो। और जब क्लास होती है तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको क्वेश्चंस क्या लगते हैं, इजी लगते हैं। जब वहां पे क्वेश्चन इजी लगते हैं तो टेस्ट में क्या हो जाता है आप लोगों को, ये तो बताइए जरा। जब क्लास में आपको सब क्वेश्चन इजी लगता है तो टेस्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन हाई लेवल के लग जाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आपको हाई लेवल के लगने लगते हैं। यहाँ पे कोई नहीं बोलता कि आज क्वेश्चन इजी है, लेकिन जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे इजी लगते हैं। वहाँ पे मतलब फोकस ही नहीं करते आप लोग स्टडी पे, वहाँ पे बस ये रहता है कि बस क्वेश्चन बता दिया, आंसर आ गया, हो गया काम। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब पेपर देंगे ना वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सही करके आएंगे तो ये आपका माना जाएगा, तब आप माने जाएंगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई की थी। अगर पेपर में ही नहीं कर पा रहे सही से और टेस्ट में यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो पहले करवाया हुआ है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन बंध, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है, हाइड्रोजन बंध है। तो मैं आपको बता दूं जल में देखिए जल का फॉर्मूला H2O होता है, आप सबको पता है। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसी कारण जल का क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सी बात, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जल का फॉर्मूला आपका H2O होता है, मैंने आपको बताया ना कि जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसी कारण जल का क्वथनांक उच्च होता है।
अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये तो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही करवाया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धुंध के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अवक्त विकिरण तरंगे, ऑप्शन बी हर्टेजियन तरंगे, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण तरंगे, ऑप्शन डी गामा किरणें। ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि आपको इजी लग रहा है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं आपको एक क्वेश्चन इजी लग रहा है। देखिए मैं इसलिए ये कहता हूं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिखावे में विश्वास करते हैं। आपको दिखावा नहीं करना, ध्यान रखिएगा, दिखावा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको सभी क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आज क्वेश्चन बड़े इजी थे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होते तो और मजा आता। तो ये सब बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है, देखिए जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा होता है, उसको क्वेश्चन आता है, वो दिखावा नहीं करता कि मुझे सब चीजें आ रही हैं। वो क्या करता है, वो आगे की चीजों को पढ़ता है, आगे अपने आप को और कितना बेहतर बनाना, इस पे फोकस करता है, ना कि ये कि यहाँ पे आए और ये बोले कि मुझे बहुत इजी लग रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा वैसा है, मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। तो नंबर 1 ये दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों को आपने ये देखा होगा, बहुत से टीचर्स ऐसे होते, ये बोलते कि मेरा चैनल नंबर 1 है, ये मैं नंबर 1 हूं। तो देखिए जो नंबर 1 होता है ना, उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जो नंबर 1 होता है उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, अपने आप पता चल जाता है। और जो बोलता है, जो बार बार यही बोलता रहता है कि मैं नंबर 1 हूं, या फिर मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं नंबर 1 हूं, तो इससे कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, नंबर 1 बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप नंबर 1 बन भी जाते तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अवरक्त विकिरण तरंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इस पैटर्न के मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। जितने टेस्ट ले रहा हूं, हर एक टेस्ट में एक क्वेश्चन आपका होता है इस पैटर्न का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा समूह आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है। बहुत ही सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लेते हैं, इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे 4 से 5 बार इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। 20 सेकंड का आपका ये क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का समय आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी SE और BR ये समान आवर्त में उपस्थित है। अब यहाँ पे SE लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है BR। अब SE इसका मतलब क्या होता है? सेलेनियम। क्या? सेलेनियम। मैं आपको पूरा नाम लिख के बता देता हूं, SELENIUM, ठीक है। सेलेनियम ये एक एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 34 होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको नाम ही नहीं पता होगा कि सेलेनियम नाम का कोई एलिमेंट भी होता है। तो देखिए सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34 आपका होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है, BR से मतलब ब्रोमीन, ये तो आप जानते हैं ना, ब्रोमीन आप लोग जानते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। देखिए आप पेरियोडिक टेबल चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए समान आवर्त यानी सेम पीरियड की बात यहाँ पे हो रही है, आवर्त की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप पेरियोडिक टेबल उठा के चेक कीजिएगा, देखिएगा SE यानी सेलेनियम और BR यानी ब्रोमीन, ये दोनों एक ही आवर्त में यानी समान आवर्त में उपस्थित है। पेरियोडिक टेबल उठा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे देखिए, एक का 34 है, दूसरे का 35 है, अगल बगल यानी एक ही आवर्त में है, यानी सेलेनियम और ब्रोमीन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये समान आवर्त में उपस्थित है। और उसके अलावा जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये समान आवर्त में नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जरा मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये सेलेनियम के बारे में पता था और एटॉमिक नंबर याद था। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि परमाणु क्रमांक 36 तक के तत्वों के नाम या फिर 40 तक के तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आपको सेलेनियम के बारे
बारे में पता था कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पहले कराया। क्वेश्चन यहाँ पे है नोबल गैस या फिर जिसे आप इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर आप अक्रिय गैस बोलते हैं या फिर निष्क्रिय गैस बोलते हैं, इतनी चीजें बोली आती है यहाँ पे। तो नोबल गैस यानी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए। मैं आपको बता दूं, फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट सोचते बहुत इजी आ जाएगा और कुछ सोचते कि बहुत हार्ड आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ना इजी आएगा ना हार्ड आएगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका आएगा, ना बहुत ज्यादा इजी होगा ना बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप लाइटली में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो मैं यूं कर दूंगा, जब पेपर होता है वही क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, फिर घर पे आते कहते हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई, काश मैंने पढ़ लिया होता। तो किसी भी क्वेश्चन को आप ना ज्यादा हल्के में लें, ध्यान रखिएगा, हल्के में क्वेश्चन को बिल्कुल ना लें, सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार करें। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2, फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 2 4 4 3 7 यानी 2p3, ये आपको मिलेगा। अगर जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और 3 5, यानी 2 और 5। अब ये देखिए बाह्यतम कोश में, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये देखिए बाह्यतम कोश आपका ये रहा, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित हैं। और देखिए अक्रिय गैस, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी तत्व को अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व को यानी किसी भी एलिमेंट को अक्रिय गैस का यानी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर हम नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो यहाँ पे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री में बनते हैं। अब चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस टाइप के मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए हैं। और ये देखिए संक्रमण तत्व से रिलेटेड 2020 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था और आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व, यहां पे दोनों तत्वों की बात हो रही है, दोनों तत्व संक्रमण तत्व हैं। ऑप्शन ए दिया है NiCa यानी निकिल और कैल्शियम, ऑप्शन बी Pt और C यानी प्लैटिनम और कार्बन आपका दिया गया, ऑप्शन सी दिया Sc और V यानी स्कैंडियम और वेनेडियम, और ऑप्शन डी Fe यानी आयरन यानी लोहा, और Cl से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इसी सब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब आप अपनी अरिहंत की बुक में चेक करेंगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं इस टाइप के, सब मैंने आपको पहले सॉल्व करा दिया है, कॉन्सेप्ट बता दिया है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं ये भी बता दिया है। अगर इसके बाद भी आप आंसर गलत करते तो इसमें आपकी गलती, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी स्कैंडियम और वेनेडियम। मैंने आपको क्या बताया, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है,
डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। या फिर इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताए हुए हैं कि कौन कौन से परमाणु क्रमांक आते हैं संक्रमण तत्व के अंतर्गत। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर AN से हमारा मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 21 से 30 यानी 21 से 30, फिर इसके बाद 39 से 48, ठीक है, फिर इसके बाद 57 से 80, फिर लास्ट में यहाँ पे 89 यानी 89 से 112 तक के रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इतने एटॉमिक नंबर के अंतर्गत यानी जो 21 से 30 के बीच में, एटॉमिक नंबर 21 से 30 में आते हैं, 39 से 48 तक आते हैं, ठीक है, 57 से 80 और 89 से 112 तक आते हैं। ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो इनके एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिए, ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं यानी संक्रमण तत्व होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, मैंने आपको कई बार बताया। और इसके अलावा वेनेडियम का होता है 23, ये परमाणु क्रमांक लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 21 से 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। तो देखिए स्कैंडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 21 और वेनेडियम का 23 होता है, तो इसी के बीच में आ रहे हैं ना, तो हुए ना संक्रमण तत्व। ये दोनों आपके संक्रमण तत्व हैं, स्कैंडियम और वेनेडियम, क्योंकि दोनों पूछा हुआ है कि जोड़े के दोनों तत्व आपको संक्रमण तत्व यहां पे बताने। तो स्कैंडियम और वेनेडियम ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके संक्रमण तत्व होते हैं। तो स्कैंडियम और वेनेडियम ये आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा चेक करेंगे, Ni और Ca दिया गया है। देखिए निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, ठीक है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट भी होता है। और देखिए 21 से 30 के बीच में संक्रमण तत्व होते हैं। निकिल ये आपका संक्रमण तत्व है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कैल्शियम दिया है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और बल्कि 21 से 30 तक के तत्व आपके संक्रमण तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 20 दिया है, तो कैल्शियम यहाँ पे ये संक्रमण तत्व नहीं होगा। और कैल्शियम डी ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं होता, कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। तो देखिए यहाँ पे दोनों तत्व आपके संक्रमण तत्व नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। एक ही है, निकिल है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व है, तो दोनों तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन बी आपका क्या दिया है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे दिया है प्लेटिनम। पीटी और सी से मतलब हो जाएगा कार्बन। तो देखिए प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78, प्लेटिनम का 78 होता है और कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, ये आप सबको पता है। तो देखिए प्लेटिनम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और देखिए 57 से 80 तक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व। प्लेटिनम तो डी ब्लॉक का है और ये संक्रमण तत्व हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी आप चेक कर सकते हैं, 57 से 80 तक के तत्व होते हैं। लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं होता है। और देखिए एटॉमिक नंबर में 6 कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो देखिए कार्बन ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो कार्बन यहाँ पे नहीं है, तो यानी दोनों यहाँ पे जोड़े के दोनों तत्व यहाँ पे संक्रमण तत्व हुए नहीं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट में आपका देखिए, लास्ट में Fe और Cl लिखा हुआ है, ठीक है, यानी आयरन और क्लोरीन। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये होता है संक्रमण तत्व। देखिए 21 से 30 तक के तत्व, 26 आपका 21 से 30 के बीच में आएगा। लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं होता है और 17 का यहाँ पे जिक्र भी नहीं है, एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखा है। और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट क्लोरीन होता है, तो ये आपका संक्रमण तत्व तो नहीं होगा। तो एक ही यहाँ पे एक नहीं है, यानी दोनों नहीं है। इसी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व होने चाहिए, तो दोनों तो है नहीं, केवल आयरन है लेकिन क्लोरीन नहीं है, तो इसीलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका स्कैंडियम और वेनेडियम होगा, क्योंकि ये दोनों आपके यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और संक्रमण तत्व है। क्योंकि दोनों पूछा गया है तो यही दोनों होंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आज का टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे हुए थे। ईमानदारी के साथ यानी ऑनेस्टी के साथ आप बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं।
मैं यहाँ पे देख रहा था सभी का आंसर, मुझे पता है किसने कितना करेक्ट किया है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, तो ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर झूठ बोलेंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो सही सही अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आज के इस टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।